गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में, जो भी इसके पहले वाले जितने भी क्लास हैं, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ के बारे में हमने पढ़ा और वो सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको बार बार तुम लोग NCERT जो बुक है ना, उसको बार बार पढ़ते रहना। कोई भी फैक्ट्स जो है उसे तुम्हें याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वन फॉर्मी में क्या होता है क्या नहीं होता है। ये धीरे धीरे देखते देखते ना ये तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास, फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम। लेकिन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझना है, जो है इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझना है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। जैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ना तुम एस्टिमेशन ऑफ मेजर लार्ज डिस्टेंसेज एंड एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेज के बारे में जैसे पढ़े, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है और इसको हम देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। तो जिस तरीके से हम पिछली बार देखे थे कि रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ लेंथ हम देखे थे, तो जो रेंज था वो कितना से कितना तक वैरी करता था, 10 टू पावर -15 से लेके 10 टू पावर 26 तक वैरी करता था। टेबल नंबर जो है 2.3 पे तुम देख सकते हो। टेबल नंबर 2.3 पे पेज नंबर 21 पे तुम देख सकते हो। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि जो मास है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, यानी कि स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट जो मास है और जो सबसे हाईएस्ट मास है, सबसे बिगेस्ट मास है, उसका रेंज क्या है। ठीक है, तो वो देखो वैरी करता है 10 टू पावर -30 से लेके 10 टू पावर 55 तक। ठीक है, जो रेंज ऑफ मास है, रेंज ऑफ मास जो है वो है 10 टू पावर -30 से लेके 10 टू पावर 55 तक। ठीक है, यहाँ तक केजी तक, ये केजी में SI यूनिट में यहाँ तक वो वेरी करता है। क्लियर, यहाँ तक वो वेरी करता है, यानी कि इस दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसका जो मास होगा इसी के बीच में होगा। अब देखो मास जो है, जिस तरीके से लेंथ था वो क्या था, एक किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी था। जैसे इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, इतना बड़ा है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। समझे, हमारा क्या हाइट है, ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। बोर्ड का क्या लेंथ है, ये सारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। समझे, उसी तरीके से मास भी जो है वो भी क्या है, हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि ना किसी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, समझे, ना प्रेशर पे डिपेंड करता है, समझे, और ना ही प्लेस पे डिपेंड करता है। यानी कि दुनिया में, यूनिवर्स में, ये कहीं भी रहे, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना वो एग्जैक्टली वहीं का वहीं रहेगा। अब देखो जो लेंथ है ना, ये ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। समझे, जैसे मान लो कि क्या करो, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हाई प्रेशर लगा दो। प्रेशर का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हाई प्रेशर इस पे लगा दो तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि फोर्स लगा दो तो ये छोटा हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ देखेंगे इसमें कि इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो बढ़ता है। ठीक है, ठंडा करते हैं तो घटता है, बहुत सारा ऐसा होता है। और इसी वजह से रेलवे जो ट्रैक है उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है। तो ये भी तुम्हें आगे चल के सारे जितने भी ये चीज़ है ना वो सारे आगे चल के पढ़ने हैं। तो मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है जो कि न टाइम के साथ, न प्लेस के साथ और ना ही टेम्परेचर प्रेशर के साथ वेरी करता है। तो ये सब जो है हमारे डेफिनेशन में नहीं आता है कि मास क्या होता है, इसको डिफाइन करो, ये वो ऐसे वैसे। तो रेंज ऑफ मास है ना, इसको याद नहीं रखना है, इसको सिर्फ देखना है कि किस किस चीज़ का कितना मास होता है। समझिए, ये टेबल नंबर 2.4 में दे रखा है, समझिए कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो लेंथ को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड चूज कर देते हैं जो कि मीटर स्केल चूज किया गया। उसी तरीके से एक मास चूज किया गया और उसको नाम दिया गया ये 1 kg है। ठीक, एक मास जो है, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल को हम स्टैंडर्ड चूज किए। ठीक, उसी तरीके से मास को मेजर करने के लिए हम एक मास को चूज किए और बोले कि ये हम 1 kg मानेंगे। समझे, फिर उसको हम बोले कि इसको 1000 पार्ट में डिवाइड किए और 1000 पार्ट में जो एक पार्ट है वो क्या है हमारा
1 ग्राम होगा। तो ये सारा चीज़ है। अब देखो ये सब जो है ना वो टेबल नंबर 2.1 में तुम देख सकते हो कि डेफिनेशन में जो दे रखा है कि जो लेंथ का है, मास का है, और सारा इसी तरीके से दे रखा है। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं ना जो तुमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो उससे घबराना नहीं है और ना ही उसको तुम्हें याद करना है, समझे? ना ही उसे तुमको याद करना है। अब देखो जो किलोग्राम है ना, किलोग्राम वो बहुत ही बड़ा यूनिट है मास का। अगर हम कंपेयर करते हैं एटम से, मॉलिक्यूल से, तब की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर एटम का एक या फिर एक मॉलिक्यूल का या फिर इलेक्ट्रॉन का मास अगर तुम स्पेसिफाई करोगे ना, ठीक है, तो वो 10⁻30 और 31 के रेंज में जा सकता है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी एटम का अगर हम मास को अगर किलोग्राम में अगर हम डिफाइन करें, किलोग्राम में हम उसको दिखाएं, तो 10⁻27 तक जा सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट तो है, लेकिन इसके लिए ना उतना यूजफुल नहीं है, समझे? इसके लिए क्या है, इतना यूजफुल नहीं है। क्लियर? तो अब बारी आया कि एटम वेटम जो भी है उनके मास को हम कैसे दर्शाएं, कैसे हम दिखाएं, समझे? उसके मास को हम किस तरीके से दिखाएं। तो कॉन्सेप्ट आया यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट का। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो कि बहुत ही जरूरी है, और तुमको ना यहाँ पे मैं मोल कॉन्सेप्ट का भी कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि केमिस्ट्री में भी तुमको पढ़ना है, वहाँ पे पढ़ाया गया होगा तुम्हें, लेकिन इस पे भी तुम्हें ध्यान देना है, जो मैं बताऊंगा उस पे भी ध्यान देना है, समझे? अब देखो जब भी एटम मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम्स का जो है हम मास किस में नापते हैं, एएमयू में नापते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में। क्लियर? तो ये होता क्या है, इसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, यूनिट। इसको हम 1 AMU भी बोलते हैं, 1 AMU, और हम 1 U भी बोलते हैं। इक्वल टू ये होता है किसके बराबर, 1.66 इंटू 10⁻27 kg के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। देखो हम रैंडमली हम इसको चूज नहीं कर लिए, ध्यान देना, रैंडमली हम इसको चूज नहीं कर लिए कि 1 AMU के बराबर ही हमारा, या फिर इतने किलोग्राम के बराबर हमारा 1 AMU होगा। इसको चूज करने के पीछे ना बहुत बड़ा रीज़न है, और वही हम रीज़न जानना चाहेंगे यहाँ पे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो जैसे मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, और हर एलिमेंट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके चारों तरफ हमारा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। कब रिवॉल्व करता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जब ये फ्री, जब मतलब इसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में वो टर्म नहीं याद नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब समझ लो ना कि हाइड्रोजन में सिर्फ उसके चारों तरफ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। हाँ, अगर किसी के साथ रिएक्शन किया तो एकदम से स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, जो कि तुम सारा केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, उसके जो क्लाउड में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड में वो क्या क्या आ जाता है, तो वो सब बात की बात है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम सिंगल एटम हाइड्रोजन का देखेंगे तो उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होगा। हीलियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। लिथियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में तुम्हारा कितना घूमता है, ठीक है, 8 घूमता है नाइट्रोजन में, ठीक है। तो इसी तरीके से चारों, तो इसके सोडियम में 11 घूमता है। तो एक तो है कि हम इलेक्ट्रॉन को देख के बता रहे, लेकिन क्या होता है ना कि हमेशा फ्री फॉर्म में नहीं रहता है।
हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम तो रहता है, ठीक है, जैसे सोडियम हुआ, नाइट्रोजन, ये सब ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। तो हम क्या देखते हैं, उसके न्यूक्लियस में देखते हैं कि कितना हमारा प्रोटॉन है, और ये सब कभी भी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, समझे? ये सब कभी भी आंखों से देखा नहीं जा सकता है कि अरे देख लेते हैं, अरे इसमें क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये ऐसे नहीं रहता है। उनका अलग अलग स्पेशल मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी हम देखते हैं कि ये सोडियम है, या फिर बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ये सारा चीज़ हम देख के डिसाइड करते हैं, समझे? अब देखो यहाँ पे है, कार्बन की भी बात करते हैं, कार्बन की, कार्बन की बात करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग इसका एटम है, समझे? अब देखो, देखते हो ना, कोई चीज़ बहुत भारी होता है, कोई चीज़ बहुत हल्का होता है, समझे? जैसे अगर तुम मरकरी की बात करोगे, ठीक है, पारा जिसको हम कहते हैं, तो एक बाल्टी पानी तुम उठा सकते हो, लेकिन एक बाल्टी मरकरी उठाने में ना हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझे? एक बाल्टी पानी तुम उठा सकते हो आसान से, लेकिन एक बाल्टी अगर तुम्हें मरकरी दे दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगा। उसी तरीके से अगर गोल्ड की हम बात करते हैं, देखते हो एल्युमिनियम, इतना छोटा आयरन का पीस ले लो और इतना ही छोटा एल्युमिनियम का पीस ले लो, तो जब तुम हाथ में रखोगे ना, तो एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है, और ये जो आयरन होता है वो क्या होगा, भारी होगा। तो आखिर ये सब क्यों होता होगा? तो अगर आयरन जो है वो अगर एटम से बना हुआ है, कैसे एटम से बना हुआ है, तो सारा जो है आयरन के एटम से बना हुआ है, और जो एल्युमिनियम है वो सारा एल्युमिनियम के एटम से बना हुआ है। अगर हमारा वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो इसका मतलब आयरन का एटम जो है वो ज़्यादा भारी होगा, ठीक है, एल्युमिनियम के एटम से, ये भी तुम कह सकते हैं। तो उसी तरीके से ना यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल तुम देखते हो ना वहाँ पे, तो उसमें ना सबसे पहले देखो, पहले का पीरियोडिक टेबल जो था ना, मास के आधार पे सजाया गया था। यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर के आधार पे सजाया गया है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि एटॉमिक नंबर से के हिसाब से मास भी बढ़ते जाता है। जैसे हाइड्रोजन का मास क्या है, कम है हीलियम से, लिथियम का मास जो है वो क्या है, ज़्यादा है हीलियम से। तो इस तरीके से भी हम कहेंगे कि एटॉमिक मास भी जो एटॉमिक जो मास है वो भी बढ़ते जाता है, किसके साथ, तो एटॉमिक नंबर से। एक जनरल, ठीक है, जनरल जो भी है हम बातें कर रहे हैं, समझे, हम केमिस्ट्री के अंदर में नहीं जा रहे हैं, हम जनरल एक बात कर रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या होता है, एटॉमिक मास भी बढ़ता है, समझे? अब देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज देखा गया, समझे, इंटरेस्टिंग चीज देखा गया कि हाइड्रोजन का जो मास है ना वो हीलियम के लगभग आधा है, समझे? हाइड्रोजन का जो मास है वो हीलियम के लगभग आधा है, और लिथियम का जो मास है ना वो हाइड्रोजन के 3 गुना है, समझे? तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो मास भी लगभग ये क्या है, सॉरी मास की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ये अपने इसको ध्यान मत देना अभी, ठीक है, मैं मास के बारे में, हाँ, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। तो क्या है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। और हीलियम का मास अगर हम देखेंगे, समझे, इस हिसाब से, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हाइड्रोजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो 1 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। हीलियम की अगर हम बात करेंगे, हीलियम की बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, तो वो भी 2 होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो अगर हम एटॉमिक इसकी बात करेंगे, एटॉमिक मास की, तो इसमें जो भी है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, मास जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, मास 4 हो जाएगा। मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था, ठीक। तो ये 4 गुना है इस तरीके से। उसी तरीके से सबका मास क्या होता है, अलग अलग होते जाता है। ऑक्सीजन का 16 आ जाता है, नाइट्रोजन का 14 आ जाता है, सोडियम का कितना 23 आ जाता है। अब 23 आ जाता है, तुम लोग ये भी जानते हो 23 U ऐसे करके केमिस्ट्री में कैलकुलेशन भी कर रहे होगे। तो यही चीज़ हमें समझना है कि आखिर 1 एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको डिफाइन किया गया है कार्बन के एटम से। 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया है कार्बन के एटम से। कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है।
तो 1 AMU is defined as the, ठीक है, 1/12, ठीक है, 1/12 of mass of the carbon 12 isotope। देखो आइसोटोप होता क्या है, ये तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। जैसे कार्बन का बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, मेनली क्या होता है, 2 आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन 13 भी होता है, 12 भी होता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप होने का मतलब क्या हुआ ना कि जो कार्बन का एटम है जिसका जो मास है ना वो 12 U होना चाहिए, ठीक है, 12 U होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1 AMU को हम कैसे डिफाइन किए, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में तुमको जानकारी दिया जाएगा बाद में चल के, 12th में मैं आइसोटोप पढ़ाऊंगा, लेकिन केमिस्ट्री में तुम सारा चीज जान जाओगे। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप को C इस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 AMU को डिफाइन किया गया कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो जो कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन 12 जो आइसोटोप है, या फिर हम कार्बन 12 जो एटम है उसका जो मास है उसका हम 12वां हिस्सा करेंगे ना, तो हम उसको स्टैंडर्ड चूज कर लिए, समझे। और ये क्या है, 1 AMU जो स्टैंडर्ड है बेसिक लेवल पे, यानी कि एटमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टैंडर्ड है 1 AMU हम मान के चलते हैं। जैसे बड़े में हम क्या है, किलोग्राम को मान के चलते हैं। तो ये 1 AMU जो स्टैंडर्ड हम चूज किए वो मास ऑफ द कार्बन 12, यानी कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम को हम चूज किए। अब जो है ये 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम को ही हम क्यों चूज किए, ठीक है, हम क्यों नहीं ऑक्सीजन को चूज किए, क्यों नहीं नाइट्रोजन को चूज किए, समझे, क्यों नहीं हाइड्रोजन को हम चूज कर लिए, समझे, क्यों? क्योंकि देखो अगर हाइड्रोजन का जो मास तुम देखोगे ना, एटॉमिक मास, तो वो तुम्हारा 1 U के करीब में आता है, एग्जैक्टली नहीं आता है, समझे, लेकिन क्या होता है 1 U के करीब में आता है। उसी तरीके से हीलियम का अगर मास तुम देखोगे ना तो वो तुम्हारा 4 U के करीब में आएगा, समझे, 4 U के करीब में आएगा। उसी तरीके से और सभी मास देखोगे। अब इसके पहले जो मास जो कैलकुलेट करके तुमको दिखाया था ना वो क्या है, U बेसिस पे ही है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट U बेसिस पे ही मैं बता रहा था। लेकिन आखिर ये सब चीज़ का शुरुआत कैसे हुआ, तो देखो ये कार्बन जो 12 है, जो कार्बन 12 है ये सबसे परफेक्ट है कि इसका जब हम 12वां हिस्सा करेंगे तो जो हमारा कैलकुलेशन आता है ना, ठीक है, जो भी हमारा कैलकुलेशन आता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल अगर हम लेके आते हैं ना तो सारे एटम का हमारा मास लगभग निकल जाता है, समझिए। जैसे देखो कार्बन 12, देखो जैसे ये जो है कार्बन 12 का हम 12वां मतलब उसको 12 पार्ट किए और उसको हम क्या किए 1 AMU मान लिए। तो इस दुनिया में जितना भी हमारा एटम है, ठीक है, तुम जितना भी जैसे ऑक्सीजन का ले लो, हाइड्रोजन का ले लो, किसी का भी एटम ले लो, ठीक है, तो उससे अगर इसको हम कंपेयर करेंगे ना, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इसका मास अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ना तो ये कितना आ जा रहा था, 16 AMU आ जा रहा था। एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, समझे, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके करीब आ रहा है, 15.99 ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, समझे, किसी का है, या फिर हो सकता है 16.11 करके आ रहा होगा, समझे, अगर हम इससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो इस वजह से जो है ना इसका जो मास है हम इसको क्या कर लिए, स्टैंडर्ड मान लिए। अब 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 kg होता है, क्लियर। अगर हम जैसे मान लो कि तुम मुझे ऐसे कह रहे हो कि ऑक्सीजन का हम क्यों नहीं माने, जैसे हम मान लेते कि जैसे 1/16 ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, 1/16 ऑफ द मास ऑफ हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो चलो हम वो भी लेके चलते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो रहा है। ज़्यादा एक्यूरेट का मतलब जो है मास जो है, जैसे मान लो कि 1/16 ऑफ द मास ऑफ अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ये क्या है ना कि इससे अगर हम हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट मास कंपेयर करेंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट हो रहा है, लेकिन ये क्या है सबसे कम डिफरेंस हो रहा है इसके बीच में,
इसको हम लेके चलते तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, इसको लेके चलते तो क्या है, थोड़ा सा कम डिफरेंस हो रहा है। तो ये सबसे परफेक्ट बैठा हमारे लिए जो कार्बन 12 है, समझे, उसका 12वां हिस्सा सबसे परफेक्ट बैठा और इसी तरीके से हम डिफाइन कर दिए। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। जानना इसलिए जरूरी है ताकि हमें समझ में आए कि जो एवोगाड्रो जो थे मोल कॉन्सेप्ट जो दिए थे, ठीक है, आखिर वो सही होता है कि नहीं होता है इस आधार पे, समझे, या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्रॉस चेक कर रहे हैं, समझे। तो हमें बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 mu इक्वल टू 1 u, समझे, और इसमें इतना kg होता है। 1 mu इक्वल टू क्या था, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्यों ऐसे इसको चूज किया गया, तो कार्बन 12 का जितना मास था ना, ठीक है, कार्बन 12 का जितना मास था उसको हम क्या किए, ठीक है, 12 पार्ट में डिवाइड किया और उसका एक पार्ट को हम क्या किए, 1 AMU मान लिए, समझे। तो ये स्टैंडर्ड चूज किया गया। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो उसके पहले ना हम थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से सुनना, 1 2 3 लाइन का है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट मास और नंबर ऑफ एटम के बीच में रिलेशन रखता है, ठीक है। मास और मास रिलेशन, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन mass and number of number of atoms, molecules, ions, etc. इसके बीच में नंबर बताता है। तो मास का नंबर के साथ रिलेशन ये बताता है। अब देखो 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस, 1 मोल किसी भी चीज का इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 उस चीज का होता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 मोल ऑफ अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें इतना नंबर ऑफ एटम्स होगा, इतना नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ अगर हम जूता की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने जूते होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ जूता, 1 मोल अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस मार्कर की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर होंगे, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻3, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मार्कर्स होंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 MU में जितना हमारा ये मास है ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, देखते हैं कितना आ रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझे। तो 1 मोल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg, समझे, 27 kg क्या हुआ, -27 kg, ठीक है, -27 kg इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। इससे हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया ये हमारा होगा 0.000999652, ठीक है, इतना हमारा आएगा, ठीक है। अब देखो ये हम इससे इतना मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, हाँ, इससे हम इतना मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, तो हमारा ये इतना आ रहा है। फिर एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 1.66 into divided by ठीक है, हाँ, इतना आया हमारा,
समझे, इतना हमारा आ गया, क्लियर। और ये हमारा क्या होगा, केजी में होगा, समझे, ये क्या होगा, इतना हमारा केजी में होगा। 1 ही मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, तो यहाँ तक अभी हम रहने देते हैं, ठीक है। इस पे हम जो है ना आगे वर्क करेंगे, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, क्लियर। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तुम लोग सर्च करना कि ये अवोगाड्रो इस हाइपोथेसिस पे ये कैसे पहुंचे, क्लियर। तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। हम जस्ट इसके आगे वाले क्लास में ना इसको हम ख़त्म करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़, समझे, ये चीज़ें जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, हम और भी आगे करेंगे, इसके आगे बताएंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होगा, क्लियर। थैंक यू।